जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड 12 की साइकोलॉजी एज वेल एज सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरफेस देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर फुल्ली हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि तुम लोग अपना बुक खोल के बैठ जाओ, ओके? साथ में कुछ स्नैक्स ले लो, आराम से पढ़ते हुए चीजों को समझते हुए चलेंगे, ओके? तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस की बात करें तो इस चैप्टर से मोस्टली तुम्हें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, एक्सेट्रा। ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कुछ लाइफ के चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं, कैसे उससे डील करते हैं, कुछ ऐसा ही। ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली एज अ होल अगर मैं बताऊँ ना, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसे हम लोग डील कैसे कर सकते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस क्या होता है, हेल्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एग्जाम्पल है राज का, जिसे तुम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड इससे समझेंगे कि स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग साइकोलॉजी में स्ट्रेस को पढ़ते हैं। राज तुम लोग की तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका कल फाइनल एग्जाम है साइकोलॉजी का, ओके? अब कल फाइनल एग्जाम है तो उसे आज रियलाइज होता है, तो वो आज से पढ़ना शुरू करता है, अभी से पढ़ना शुरू करता है, एक दिन पहले पढ़ना शुरू करता है एज अ होल। तो जब वो पढ़ने बैठता है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, पर जैसे तैसे वो फोकस करता है, 1 बजे सुबह तक वो पढ़ता है, ओके? अब 1 बजे पढ़ने के बाद जब वो किताब बंद करके सोने जाता है तो उसे करवटें बदलनी पड़ती हैं, उसे नींद नहीं आती, वो सोच रहा होता है कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, वो पछताता है कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट किया, अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, ऐसा मैंने क्यों किया। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था उसे, बहुत सी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पाया था। जैसे तैसे उस नींद आई तो अब क्या होता है ना कि वो लेट तक सोता रह गया। 6 बजे वो उठता है, वो काफी लेट हो गया था, फटाफट से वो बिना खाए पिए निकल जाता है एग्जाम देने। एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद जैसे वो अपना क्वेश्चन पेपर देखता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंड जितना भी उसने याद किया होता है सब उसके दिमाग से फुर हो जाता है। ठीक है? तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सी चीज है जो हम लोग देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इसे फेस करते हैं। ये होता है एग्जामिनेशन एंजाइटी, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे में। लेकिन यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल है राज का, जिसे जिसे स्ट्रेस हुआ, ओके? ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने अपने पेरेंट्स को बहुत यंग एज में खो दिया, तो उससे स्ट्रेस है कि वो आगे क्या करेगा, कैसे करेगा। कोई यंग वुमेन जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया कार एक्सीडेंट में, पेरेंट्स जिसके बच्चे फिजिकली मेंटली चैलेंज होते हैं, गर्ल्स या बॉयज जिनको सेंटर्स में, कॉल सेंटर्स में काम करना पड़ता है, तो वो दिन भर सोते हैं, रात भर काम करते हैं, राइट? तो ये सारी क्या है, लाइफ में हमारी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑफ सम ऑफ दोज चैलेंजेस। तो हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर का नाम देखा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस दिया, ना कि स्ट्रेस, राइट? क्यों? बिकॉज स्ट्रेस जो है डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 11 बैट्समैन का, इसका मैं थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल दूं। एग्जाम है तो कुछ एग्जाम का सिचुएशन को कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एग्जाम के बारे में सोच सोच के कि वो कैसा होगा एग्जाम, क्या करेंगे, पेपर कैसा आएगा, ये वो सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं एंड वो सोचते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने मेमोरी पावर को चेक करेंगे थ्रू एग्जामिनेशन। ठीक है? तो सेम सिचुएशन को डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। तो स्ट्रेस इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं इन द चैप्टर नेम, ओके? तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम जब स्ट्रेस के बारे में इन डिटेल बात करते हैं इन द टॉपिक नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रेस जो है वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। ठीक है? इसका क्या मतलब होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे एग्जामिनेशन का रिजल्ट का इतना टेंशन होता है कि हम लोग देखते हैं सुसाइड के केसेस हो जाते हैं, राइट? तो कुछ लोग को एग्जाम की ज्यादा परवाह नहीं होती, बोलते हैं कि भाई सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। ये डायलॉग डेफिनेटली तुम लोगों ने सुना होगा, राइट? तो ऐसा भी मतलब देख रहे हो ना कैसे एक ही सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो इंसान का हालत खराब हो जाता है। ठीक है?
वो डील नहीं कर पाता है। तो कभी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो तो उसे परेशानी नहीं होती। जैसे राज के केस में हम लोगों ने देखा, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसने पढ़ाई करनी शुरू की। उससे पहले उसे टेंशन नहीं था, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था, राइट? तो स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे लाइट बल्ब का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेस इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। स्ट्रेस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा, राज 1 दिन पहले एग्जाम के बहुत अच्छे से पढ़ाई करने बैठ जाता है, मतलब पढ़ने में मन लगता है, राइट? तो स्ट्रेस क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है टू स्टडी। ओके, तो अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा रात 1 बजे तक पढ़ रहा है वो, तो स्ट्रेस उसका बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसको नींद ही नहीं आ रही थी, करवटें बदलते-बदलते जैसे-तैसे उसे नींद आई। तो स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत कम हो तो भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो नेचर समझ में आ गया स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस 2 तरीके का होता है या 2 टाइप का होता है। वन इज़ यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव हो एंड जो हमें हेल्प करे टू अचीव पीक परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई एक लड़की है जिसका डांस परफॉर्मेंस उसको देना है स्टेज पे। तो अब उसे थोड़ा-सा स्ट्रेस होगा तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगी एंड परफॉर्मेंस डे में वो अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट? तो यू स्ट्रेस क्या होता है? ये हमें थोड़ा स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, राइट? तो दैट इज यू स्ट्रेस। एंड जब ये डिस्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस, यानी कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे राज जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, डिस्ट्रेस हो रहा था, मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस आ रहा था, जिससे उसे क्या हुआ? वेयर एंड टीयर, यानी कि बॉडी का हालत खराब हो गया, डील नहीं कर पाए वो स्ट्रेस से। जैसे हम लोग देखते हैं कि केसेस ऑफ सुसाइड क्यों होते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि फ्यूचर में अगर मेरा 90% नहीं आए तो मेरा फ्यूचर नहीं है, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं एंड उनको डिस्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई हुई हैं। तो यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। डिस्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो हमारे परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करता है, खराब कर देता है, ठीक है? कूल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन की बॉडी का रिस्पॉन्स। हम बॉडीली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशन में। स्ट्रेस जो है एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसमें हमारे बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है फिजिकली, मेंटली। एंड ये जो रिस्पॉन्स होता है कहीं ना कहीं हम देखते हैं इससे हमारे बॉडी का हालत खराब हो जाता है, बॉडी का डिसबैलेंस हो जाता है, बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, अपना इक्विलिब्रियम खो देती है। सो अगर हम कंक्लूड करें तो स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे हम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं टू डील। एंड ये जो रिस्पॉन्स करते हैं हम, वो क्यों करते हैं? बिकॉज स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा सिचुएशन है जो हमारे बॉडी को ड्रेन करता है, वेयर एंड टीयर करता है, हमें हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रख देता है। यानी कि हमें स्ट्रेस के सिचुएशन में हमारा हार्ट पाउंड करने लग जाता है, हम इमोशनली अनकंट्रोल हो जाते हैं, फिजिकली हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो इट इज एज अ होल नथिंग बट इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे हमारी बॉडी का हालत खराब हो जाता है, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस की बात करें, ये जो वर्ड है स्ट्रेस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज स्ट्रिक्टस, जिसका मतलब होता है टाइट, नैरो एंड स्ट्रिंगर। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस इज नथिंग बट ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे इंसान जो है वो बहुत ज्यादा टाइट फील करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंगर, यानी कि एक टाइट टाइप का सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे उसे समझ नहीं आता उसे कैसे चीजों को हैंडल करना है, राइट? सो इट इज नथिंग बट ये जो वर्ड है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान जो है उनका इंटरनल फीलिंग या थॉट्स क्या होता है जब वो स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं। उनका मसल जो है, ब्रीदिंग जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, टाइट हो जाती है, नैरो हो जाती है। दैट इज व्हाट इट इज रिटन हुआ हियर। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है तुम्हारा स्ट्रेसर एंड एक है तुम्हारा स्ट्रेन। जब हम स्ट्रेसर्स की बात करते हैं तो स्ट्रेसर्स इज नथिंग बट द इवेंट जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। जैसे एग्जाम से हमें जनरली स्ट्रेस होता है, या अगर कोई क्राउड है, नॉइस है, बैड रिलेशनशिप है, तो ये दैट दीज थिंग्स या जो इवेंट्स है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, तो दैट इज योर स्ट्रेसर्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब हमारा रिएक्शन,
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो मैंने कैसे रिएक्ट किया। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जब वो स्ट्रेस फील करते हैं तो वो गेम खेलने लग जाते हैं या फिर कोई एडिक्टिव चीज़ों में इंडल्ज जाता है। जैसे जो एडल्ट्स होते हैं वो जनरली अल्कोहल में इंडल्ज हो जाते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो द व्हाट आर द रिएक्शंस? द रिएक्शंस व्हिच वी आर गिविंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस इज नोन एज योर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर तुम देखो तो कॉज यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एग्जाम है, इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम जो है वो हमारे क्या कर रहा है, हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, हमें स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, तो जब हमें स्ट्रेस फील होता है तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी कोशिश कर रही होती है टू डील विद द स्ट्रेस। एंड यहाँ पे हमें एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारा स्ट्रेन हो जाते हैं। तो दैट इज योर स्ट्रेन। सो आई होप ये चार्ट क्लियर है एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जाके थम्स अप देना। ओके, नेक्स्ट बात करें तो हैंस सिले के बारे में बात हो रही है। हैंस सिले जो हैं ये हमारे फादर हैं ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया है स्ट्रेस को एज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंडिविजुअल या एनी सिचुएशन एक्सेट्रा। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका ये मतलब है कि हैंस सिले के हिसाब से हम सभी स्ट्रेस को एक ही तरीके से डील करते हैं या स्ट्रेस की तरफ एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट ही वाज ट्राइंग टू से, यानी कि हमारी नॉन स्पेसिफिक एक जनरल कैपेसिटी होती है, एक जनरल टेंडेंसी होती है जिससे ऑल द इंडिविजुअल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं इन द स्ट्रेसफुल इवेंट या सिचुएशन। ये हैंस लिए करने की कोशिश करते हैं। एंड कुछ और ऐसे रिसर्चर्स होते हैं या डिफरेंट अदर मेनी रिसर्चर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल्स अलग हैं, हर किसी को, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि राज को लगता है कि एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो एग्जाम को एग्जाम जब भी आता है तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा। वहीं और भी कैसे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम को स्ट्रेस की तरह नहीं लेते बट चैलेंज की तरह लेते हैं, जो कि उनके इम्प्रूवमेंट इनके उनके उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, राइट? सो ऐसे ही रिसर्चर्स का कहना है कि हर इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए स्ट्रेस अलग अलग होता है। एंड इंडिविजुअल्स जैसे अलग होते हैं, साइकोलॉजिकली अलग होते हैं, बायोलॉजिकली अलग होते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक, यानी कि स्ट्रेस जो है इट इज नॉट अ काइंड ऑफ जनरल थिंग, यानी कि हम एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करें इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट रिसर्चर्स वर ट्राइंग टू से, यानी कि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल जो है वो एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करे इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हर कोई अलग अलग है, हर किसी की मानसिकता अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि सब कोई एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करे इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे एग्जाम को देख के हर जरूरी नहीं है कि सब कोई डर ही जाता होगा, राइट? एग्जाम को देख के सब कोई, हो सकता है कुछ लोग तैयारी करने लगे, चैलेंज एग्जाम को देख के हो सकता है कुछ लोग तैयारी करने लगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा आगे करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज है विच इज योर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस विच इज गिवन बाय लेजर्स एंड his colleagues। अब कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको क्यों दिया गया था सबसे पहले ये समझते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस को देने का दो चीजें यहाँ पे आती हैं। नंबर वन, कि हम स्ट्रेस को कैसे परसीव करते हैं, मतलब एक सिचुएशन है तो हम उसे स्ट्रेस की तरह देखते हैं या चैलेंज की तरह देखते हैं। दैट इज द थिंग, हाउ यू आर परसीविंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नंबर टू इज कि हम कैसे उससे डील करते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एंड इन दोनों चीजों को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स ओनली कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस को प्रोपाउंड किया गया था। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर क्या है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक होता है प्राइमरी अप्रेजल एंड एक होता है सेकेंडरी अप्रेजल। बहुत इजी है, कुछ ऐसा है नहीं कि समझ में ना आए। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब क्या होता है ना, प्राइमरी अप्रेजल की बात करें ना तो इट इज ऑल अबाउट कि हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सिचुएशन को, किसी स्ट्रेस को हम पॉजिटिव देख रहे हैं, न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं या नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं इन इट्स कॉन्सिक्वेंस। दैट इज वन ऑफ द थिंग। अगर हमको लगता है कि कोई सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। पहला एक आता है हमारा हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है कि हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखते हैं कि उसने हमें डैमेज कर दिया है, मतलब हार्म मतलब कि समथिंग जिसने मुझे डैमेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
मेरा एग्जाम बीत गया एंड उस एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आ गए, तो ये हार्म हो चुका है। ओके, दूसरा आता है हमारा थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है कि कोई पॉसिबल फ्यूचर डैमेज जो मुझे हो सकता है बाद में, मतलब अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं की तो मेरा जो दूसरा एग्जाम है उसमें मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे, तो दैट इज योर थ्रेट। एंड तीसरा होता है हमारा चैलेंज। चैलेंज मतलब इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड वी थिंक दैट चैलेंज है तो उसे हम डील कर लेंगे आसानी से। इट इज ऑल अबाउट कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो हम चैलेंज को अच्छे से डील कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल दैट इज द थिंग विच कम्स अंडर योर नेगेटिव इवेंट्स। ठीक है, सो आई होप प्राइमरी अप्रेजल इज क्लियर। मेनली हम अप्रेजल मतलब क्या होता है कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, राइट। अगर हम किसी भी इवेंट को स्ट्रेसफुल ले रहे हैं, पॉजिटिवली स्ट्रेसफुल ले रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, न्यूट्रल भी ले रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें मुझे डैमेज ऑलरेडी कर दिया हो, या मुझे डैमेज आगे करने वाला हो, या फिर मैं उसे चैलेंज की तरह देख रही हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें आती हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बारीकी से चीजों को समझ लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल इज ऑल अबाउट कि कैसे कोई इवेंट को मैं डील कर रही हूँ। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं उसे डील कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे कोप कर रही हूँ, क्या मैं ऐसे रिसोर्सेज, मेरे पास क्या रिसोर्सेज है जिसे मैं यूज करके अपने आप को बचा रही हूँ। जैसे मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं, फिजिकली मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं, मेरे पर्सनल और सोशल सपोर्ट है कि नहीं जो मुझे हेल्प करेंगे इन डीलिंग विद दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्सेट्रा। अब इसके अंदर एक जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेस दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में मुझे ये समझ नहीं आया था, तो आई विल इंश्योर कि ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्ट्रेसर क्या होता है ये क्लियर है सबको। स्ट्रेसर मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जो मुझे स्ट्रेस दे रहा हो, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा साइकोलॉजिकल हमारे माइंडसेट, हमारे सोशल सपोर्ट या सोशल इन्वायरमेंट, यहाँ से हमारे स्ट्रेसर्स आते हैं। डायमेंशंस की बात करो तो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो मैटर्स। मतलब इंटेंसिटी, कोई स्ट्रेसर जो है, यानी कि कोई इंटेंसिटी की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है या लो लेवल का है। ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा समय से स्ट्रेस हो रहा है मुझे या बहुत कम समय तक स्ट्रेस हुआ मुझे। कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। देन प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कि क्या मैं एक्सपेक्ट करी थी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी तो मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगा ये, राइट। सो दिस इज योर स्ट्रेसर। एंड ये क्या है, पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैं फिजिकली ठीक हूँ कि नहीं, मेरी वल्नरेबिलिटीज क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल हालत कैसी है, मतलब ये मेंटल हेल्थ कैसी है, टेम्परामेंट, सोशल कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा एज अ होल मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं क्या चीज़ों को डील अच्छे से कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है एक्सेट्रा। कल्चरली अगर मैं बात करूँ तो मेरे कल्चरल डेफिनेशंस क्या है, मतलब वही कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे इन्वायरमेंट कैसे हैं। रिसोर्सेज की बात करूँ तो मेरे पास फिजिकल, जैसे मेरे पास मनी है कि नहीं, मेडिकल केयर है कि नहीं, पर्सनल स्किल्स है कि नहीं, कोपिंग स्टाइल, मतलब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ कि नहीं, सोशल सपोर्ट मेरे पास है कि नहीं, पर्सनल सपोर्ट है कि नहीं, प्रोफेशनल सपोर्ट है कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स जब मैं कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती हूँ तो, ठीक है। सो अगर देखो, हम स्ट्रेस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग, मतलब अगर मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा समय से हो रहा है, नेगेटिव यानी कि डिस्ट्रेस वाला स्ट्रेस हो रहा है, तो दैट कैन समहाउ और द अदर लीड्स टू वेरियस मेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रेस अप्रेजल्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हम फिजियोलॉजिकली, अब जब स्ट्रेस आता है तो हम रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, हम बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेवियर के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, इमोशनली एंड कॉग्निटिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो आगे हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस पोर्शन इज फुल्ली क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो हमारे यहाँ होते हैं कुछ अप्रेजल्स, मतलब कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो डील करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्रेस को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। जैसे एक होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कि जो स्ट्रेस हो रहा है मुझे, क्या मुझे वो इस टाइप का स्ट्रेस पहले हो चुका है, अगर हो चुका है तो मैंने उससे डील कैसे पहले किया था, अगर मैं फेल हो गई थी तो इस बार मैं और अच्छे तरीके से स्ट्रेस को डील करने की कोशिश करूंगी। तो दैट इज अ पास्ट एक्सपीरियंस विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरा आता है हमारा कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ अपने ऊपर, अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर वाइल आई एम इन स्ट्रेस, ठीक है। मेरी कॉन्फिडेंस कितनी है, मेरी
पर्सनालिटी कैसे है, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर कंट्रोलेबल। तीसरा आता है हमारा रिस्पॉन्स से रिलेटेड थोड़ा सा, जैसे स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस रिएक्शंस भी देता है। जैसे राज का एग्जाम्पल लें तो वो एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो उसने बहुत सारे डिफरेंट तरीके से उसने रिएक्ट किया था। जैसे उसने फिजिकली रिएक्ट किया, बिहेवियरल रिएक्ट किया, इमोशनल एंड कॉग्निटिव तरीके से रिएक्ट किया, रिएक्शंस हो रहे थे उसके अंदर। तो किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे थे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर 1 हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे अराउजल हो जाता है, मतलब कल एग्जाम है, अब मुझे क्या होगा, अब मैं सोचना चालू करूंगी, मेरे अंदर थॉट्स की लहरें बहना चालू होंगी, राइट। सो अराउजल होगा, और अराउजल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, जिसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा पहला पाथवे, जहां पे हम देखते हैं एएनएस, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, या तो हम फाइट करना चालू करते हैं या फिर हम लोग फ्लाइट करना चालू करते हैं। मतलब पहले मैं क्या करूंगी, मैं मेरे अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा स्पीड में बहने लगेंगे, मैं सोचूंगी इसमें इसमें इंटरनल एएनएस यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, कि कैटाकोलामाइंस रिलीज होता है लार्ज अमाउंट में, जिसमें हमें क्या करना होता है, फाइट, यानी कि मैं फाइट करूंगी सिचुएशन से, मैं पढ़ना चालू करूंगी, सोचना करूंगी कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे क्या करूं, या फिर मैं फ्लाइट में हार मान जाऊंगी, भाग जाऊंगी सिचुएशन से, अवॉइड करूंगी। सो दैट 2 थिंग्स आई कैन डू इन द फर्स्ट पाथवे। सेकंड पाथवे में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम देखते हैं ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जिससे हमें एनर्जी हमारे अंदर आती है, मतलब हम फियर फील करना चालू करते हैं, एंशियस, एम्बैरेसमेंट, एंगर, डिप्रेशन, डिनाइल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो ये हमारा था बायोलॉजिकली हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेराई करता है, ओके। नेक्स्ट जो है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या होता है कि हम बिहेवियरली रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे होते हैं। जैसे एक्शंस लेंगे टू फाइट, यानी कि मैं पढ़ना चालू कर दूंगी, मैं प्लानिंग करना चालू करूंगी कि एक दिन में मैं कितना पढ़ूं कि मेरा कल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है, या पासिंग मार्क्स भी आ सके। दूसरे सिचुएशन में क्या करूंगी, मैं डिनाइल करूंगी, मैं मतलब हार मान जाऊंगी टोटली, एंड मैं बोलूंगी कि भाई कल एग्जाम है, आज पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो आई विल जस्ट सिंपली गिव अप। सो दैट इज योर बिहेवियर, किस तरीके से मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। कॉग्निटिव में क्या होता है, हमारी बिलीव्स, जैसे क्या मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, क्या मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ। जैसे मैंने राज का केस में हम लोगों ने देखा कि राज जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जैसे तैसे वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कंप्लीट किया तो फिर वो सो नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, उसको थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। सो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स मतलब कि उसके बिलीव्स, उसके आइडियाज, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से उसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, राइट। सो दिस इज योर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। सो हम लोगों ने देखा कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंडिविजुअल्स रिएक्ट करते हैं, बायोलॉजिकली, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, राइट। इमोशनल में क्या होता है ना, इंसान जो है बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया था कि इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज्यादा लो है तो फिर वो स्ट्रेस ही नहीं लेगा, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्ट्रेस हाई है तो फिर उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म है तो प्रॉब्लम है। लेस कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई। नेक्स्ट है तुम्हारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। जब हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें ना, तो इट इज डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सब कोई अलग अलग है, तो हर किसी का साइन सिम्टम्स जो है स्ट्रेस का वो अलग अलग होता है। पर सम थिंग्स आर कॉमन विच इज ओवर हियर, यहाँ पे बॉक्स में तुम्हें दिखेगा कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, तुम भूल जाओगे चीजों को याद करने के बाद, डिसीजन ठीक से नहीं ले पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, अटेंडेंस नहीं रहेगा, टाइम पे फोकस नहीं कर पाओगे, टाइम कीपिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, इमोशनल आउटबर्स्ट, डिप्रेशन, डिफिकल्टीज विद स्लीप एक्सेट्रा। ये सारे कुछ कॉमन साइंस हैं ऑफ स्ट्रेस, वो जो बताएंगे कि तुम स्ट्रेस्ड हो या नहीं हो, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, एक ही है, ओके। सो फिजिकल मतलब कि फिजिकली हम कैसे हैं, हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकली मैं मैल न्यूट्रिशियस हूँ, या फिर मुझे कोई इंजरी है, या फिर मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर फिजिकल स्ट्रेस, ओके।
इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब मेरे इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नेबर्स हैं, या नॉइस है आसपास, या हीट, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर हमारे कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट भी आता है, मतलब अगर मैं किसी एरिया में रह रही हूँ तो वहाँ पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंस है, या फिर फ्लड आता रहता है, या फिर वाटर लॉगिंग है। सो ये सारी चीजें क्या होती है, ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस या स्ट्रेस होता है, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब कुछ ये हमारा ये हमारा कुछ पर्सनल एंड यूनिक होता है, मतलब मुझे ही पता है कि मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हूँ या नहीं हूँ। मतलब इट इज ऑल अबाउट कि हमारा माइंड में जनरेट होता है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जहाँ पे हमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा वरी करने लग जाते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, हम लोग बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड इवन हो जाते हैं, राइट। इसमें हमें एलिनेशन की फीलिंग होती है। देन इसके अंदर कुछ सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से हमें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो एक होता है फ्रस्ट्रेशन, जब हम कोई चीज करना चाहते हैं पर वो हम किसी रीजन की वजह से कर नहीं पाते हैं, तो दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ देखने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, अब मुझे मम्मी बुलाए, ठीक है, या फिर मुझे कहीं मार्केट जाना पड़े, तो अब क्या हो रहा है, मुझे मोबाइल चलाना है लेकिन मुझे भेजा कहीं और जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मैं चाह कुछ और नहीं करना पर मुझे करना कुछ और पड़ा, तो दैट इज योर फ्रस्ट्रेशन। अब मुझे गुस्सा आएगा, राइट। सो दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है कि मुझे दो चीजों के बीच में डिसाइड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आइसक्रीम खाना है, या फिर यू कैन से आइसक्रीम खाना है या फिर केक खाना है, दोनों मेरे फेवरेट है, अब दोनों में से कौन सा कोई एक कैसे चूज करूँ मैं, राइट। सो दिस इज योर कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे हमें दो और दो से ज्यादा इनकॉम्पैटिबल नीड्स के बीच में या मोटिव्स के बीच में चूज करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर मतलब कि हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग परफेक्टली, एंड हम जब नहीं कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, हमें वर्थलेस फील होता है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर मतलब मेरे आसपास में मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, मेरे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, एक्सेट्रा। दैट गिव्स योर सोशल प्रेशर if you won't be able to meet their demands. तीसरा टाइप का स्ट्रेस होता है जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस मतलब किसी हमारे लव्ड वंस की डेथ हो जाना, या फिर इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर, स्ट्रेन रिलेशनशिप हो, या नेबर्स ऐसे परेशान करने वाले हों, राइट, क्वारल्सम हो, क्राउडी हो, तो ये सारे हमारे सोशल स्ट्रेस के अंदर आते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हो सकता है कि पार्टी अटेंड करना एक पर्सन के लिए बहुत बोरिंग हो, तो वही दूसरे पर्सन के लिए जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, उसके लिए पार्टी ही एवरीथिंग। पार्टी में उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, फैमिली मिलती है, तो उसकी अच्छी खासी मतलब पार्टी में मतलब एंजॉयमेंट है, राइट। तो दैट इज द एग्जाम्पल जहाँ पे सोशल स्ट्रेसेस भी जो है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं, ओके, दैट हियर इट इज ट्राइंग टू से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ना। नेक्स्ट बात करें सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की, मतलब ये हमारे स्ट्रेस के सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं ये सारे स्ट्रेस। तो बहुत से मतलब सोर्सेज भी बात करूँ तो जैसे अगर किसी हमारे लव्ड वंस की डेथ हो जाए, या फिर इंजरी हो जाए, या हमारे एवरीडे लाइफ या ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे कॉजेज होते हैं जहाँ से हम स्ट्रेस फील करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीजें मेन होती हैं। एक होता है हमारा लाइफ इवेंट्स। लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स जो बड़े हों छोटे हों, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था मेरे दोस्त से, मेरी दोस्त जो है वो, मेरी दोस्ती उससे अगर मान लो 6 साल से है, ठीक है, अब अचानक से मेरी उससे दोस्ती टूट जाए फॉर सम रीजन, सो दैट इज योर ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जिससे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा उससे कनेक्टेड थी, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। नेक्स्ट है कुछ कुछ प्लान होता है, मतलब मैंने प्लान करके रखा था कि मैं अपने दूसरे घर शिफ्ट होंगी, तो दैट इज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट दैट इज समथिंग जिससे मैं डील करूंगी। लेकिन अगर मेरा जो मेरी फ्रेंडशिप है विद माय बेस्ट फ्रेंड, अगर वो टूट जाती है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। सो दिस इज योर स्ट्रेस जो कि लाइफ इवेंट से जनरेट होते हैं। एक स्ट्रेस होता है जो हमारे हेसल से जनरेट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास में जो भी चीजें घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे मेरे नेबर जो है वो बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं। सो एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरा
इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, साउंड पोल्यूशन है एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एवरीडे वाली प्रॉब्लम हो गई, राइट। सो ये हमारे हेसल्स है, इसे हम हेसल्स कहते हैं, जो हमें हमारे अंदर स्ट्रेस जनरेट करता है। एंड तीसरा होता है कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कुछ ऐसे हमारे लाइफ के इवेंट्स जो कि ट्रॉमा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, या फिर फायर या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, रॉबरी हुई, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी आ गई, तो इसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे अंदर आफ्टर सम टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैशबैक्स सीन के आना, ड्रीम्स में, सपनों में हम वही चीज़ें देखने लग जाएँ, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये क्या है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। यानी कि हमारे स्ट्रेस कहाँ से आते हैं, किन रीजंस की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। एक है हमारा एक बॉक्स जो CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मेजर फॉर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। यहाँ पे होम्स एंड राही ने क्या किया था, डेवलप किया है लाइफ इवेंट्स को मेजर करने के लिए ऑफ स्ट्रेस, यानी कि कुछ लाइफ इवेंट्स दिए एंड उन्होंने बोला कि भाई मेजर करके बताओ कि तुम्हारे लिए कितना है। डिफरेंट लोगों पे असेसमेंट किया गया, बट यहाँ पे सैंपल आइटम्स को मेजर करके टोटल रिजल्ट बताया गया है। तो लोगों को बोला गया कि भाई ये सारे लाइफ इवेंट है, अब तुम उसे नंबर दो, कितना नंबर तुम उसे देना चाहोगे, कितना स्कोर तुम उसे देना चाहोगे। तो सबसे हाई पेन जो है वो इंसान को तब होता है जब उसके क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है। उसने 66 नंबर दिया है। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा की बात करें तो 53 दिया है। उसके बाद इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर को 52 दिया है। ब्रेकअप विद अ फ्रेंड 47 एंड अपीयरिंग फॉर एग्जाम 43। ये भी पेनफुल होता है, वैसे स्ट्रेसफुल होता है। चेंज इन ईटिंग हैबिट सबसे लास्ट में 23। तो ये जो ऑर्डर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर CUET एग्जाम। ठीक है, पूछा हुआ है 2025 में। ओके, नेक्स्ट सो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा रीड करोगे एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, यानी कि हमें जब स्ट्रेस होता है तो हम किस तरीके से, हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। जैसे इमोशनल इफेक्ट की बात करूँ तो मेरे मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाऊंगी, मुझे एलिनेट फील होगा फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मुझे लगेगा कि मतलब मुझे कोई समझता नहीं है, इटीसी। कुछ एग्जाम्पल से बात करूँ तो एंशियस फील करने लग जाएंगे हम लोग, डिप्रेशन हो जाता है, फिजिकल टेंशन हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाता है। एक तुम्हारा एग्जामिनेशन एंजाइटी का बात हुआ है, बॉक्स में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे मेरे बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज होगा, जिससे क्या होता है, जिससे इफेक्ट होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, कमजोर नहीं होता है बट स्लो डाउन हो जाता है एक्चुअल में। एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेजेस, यानी कि ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो चेंज जाती है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, तुम लोग ऑब्जर्व करोगे। देन कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स। सो ये सारी कॉमन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है व्हेन वी आर इन स्ट्रेस। कॉग्निटिव इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है ना, हम साउंड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। देन चाहे वो घर की बात हो, करियर की बात हो, हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है जॉब में। कॉग्निटिव स्ट्रेस की बात करें तो पुअर कंसंट्रेशन, रिड्यूस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी एक्सेट्रा। बिहेवियरल इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला था, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कॉफी पीने लग जाता है, या फिर बहुत ज्यादा यू कैन से जंक फूड में इंडल्ज हो जाता है। कुछ लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं। इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाता है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, डिजीनेस हो जाता है एक्सेट्रा। स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम होता है, एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है एंड परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लग जाती है। ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो होती है इन द बिहेवियरल इफेक्ट्स। एंड ऑल दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इफेक्ट्स जो हमारे अंदर होता है व्हेन वी आर इन अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट है हम तुम्हारा एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इस सबको मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। यहाँ पे नथिंग इट इज ट्राइंग टू से, इज जस्ट दैट एग्जामिनेशन जो है वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जो हर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल होता ही है। मतलब हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा या फिर कम, मतलब टॉपर्स भी है ना, तो टॉपर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी पे वेराई करता है बट स्ट्रेसफुल होते हैं। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में यही बताई हुई है कि इससे डील कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर परफॉर्मेंस पे
प्रैक्टिस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स से बात करें, टीचर्स से बात करें, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई हुई हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि हम लोग को एग्जामिनेशन एंजाइटी इज ऑल्सो नोन एज evaluative apprehension or evaluative stress. This is the additional thing which is here, it is explained. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस एंड हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है विच इज दिस लाइन। हम लोग बीमार कब होते हैं? हम लोग बीमार तब होते हैं जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो जनरली बीमार पड़ते हैं एग्जाम के आसपास टाइम, एग्जाम के टाइम के आसपास, जैसे उनको नोजिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स उन्हें होने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सपोर्ट, हमारे रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, एंड कैसे हम डील करते हैं उस सिचुएशन से, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब यहाँ पे एक बर्न आउट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्न आउट का मतलब क्या होता है ना, फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाना। ठीक है, एग्जॉशन इन द साइकोलॉजिकल, इन द फिजिकल, इन द इमोशनल स्टेट। फिजिकली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। इमोशनली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, होपलेस, हेल्पलेस हो जाते हैं, राइट। सो बर्नआउट का एग्जांपल दूं ना तो मेरे बोर्ड एग्जाम के जस्ट आफ्टर मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, बिकॉज आई वाज टेकिंग अलॉट मच फिजिकल स्ट्रेस, मुझे बहुत था। ठीक है, तुम लोग डरना मत, बट इट वाज लाइक थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेस था, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी तो फिजिकल था, फिर साइकोलॉजिकल था, मतलब मेंटली बहुत ज्यादा सोच लिया था, बहुत ज्यादा होता है ना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लिया था। इमोशनली में बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूँगा, एंशियस हो गई थी। सो बहुत सारे फीलिंग्स थे जिसकी वजह से मैं फुल्ली आफ्टर मेरे बोर्ड एग्जाम के बाद मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गया था, मेरा फुल्ली एग्जॉस्ट हो गई थी। इसलिए मैं आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम आई हैव टेकन हॉलीडे, आई टुक हॉलीडे, सो दैट वाज द थिंग। नेक्स्ट इज, सो आई होप बर्नआउट का कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर है, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया कि हमारे 50 to 70% डॉक्टर के पास विजिट जो हैं, या यूँ कहो 60% तक, मान के चलो कि 60% तक जो हमारे डॉक्टर विजिट्स होते हैं ना, वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। किसी ना किसी रीजन की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के पैथोजेंस, आसपास के वायरस और जो एंटी आसपास के वायरसेस जो है वो उनका असर हम पे ज्यादा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर GAS, यानी कि जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम इज गिवन बाय हैंस सिलिए, जो अगेन ही वाज द फादर ऑफ, you have to write in the comment section, this is your first homework। ठीक है, hashtag first homework। ठीक है, comment section में लिखना है आंसर। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम जो है बहुत ईजी है। दो चीजें यहाँ पे सबसे पहले हुई। सबसे पहले सेलिए ने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स को हाई टेम्परेचर पे रखा, उनकी एक्सरेज की, उनको बहुत ज्यादा इंजेक्शंस देके उन्होंने देखा कि एनिमल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमंस, जैसे बहुत से पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, तो उन पेशेंट्स के पास जाके उनको उनके जो इंजरीज या इलनेस थी उनको स्टडी किया, उन पेशेंट्स को, दोनों चीजें की, एनिमल्स एंड ह्यूमंस पे स्टडी की। उन्होंने देखा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे डील करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, एंड उन चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने स्टडी किया, एंड इसके बेसिस पे उन्होंने ये चार्ट दिया, एंड ये जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम GAS का मॉडल दिया। इस मॉडल में 3 स्टेजेस होता है। एक होता है अलार्म रिएक्शन, जहाँ पे हम धीरे धीरे रेडी होते हैं, फिर यहाँ पे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होते हैं एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, उसके बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं समझ लो कि मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जाम स्टार्ट हुआ तो फिर मैं पढ़ना चालू की, फिर धीरे धीरे मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो ये एग्जामिनेशन टाइम पीरियड था जब मैं एग्जाम के स्ट्रेस को डील कर रही थी। एग्जाम के बाद फिर क्या हुआ, मेरा पूरा एग्जॉशन हो गया, मैं बहुत नीचे आ गई, राइट। सो दिस यू कैन टेक टू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट दिस मॉडल। ओके, एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में इसे ड्रॉ कर सकते हो फॉर गुड प्रेजेंटेशन के लिए। एंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो अलार्म रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अबाउट कि हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, देन हमारे अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होना चालू होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन आ जाती है। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं फाइट करूंगी या फ्लाइट करूंगी, डेफिनेटली फाइट करेंगे। तो रेसिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, हम रेसिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड।
बॉडी जो है वो अपने हर रिसोर्सेज को यूज करती है टू डील विद दैट एग्जामिनेशन टाइम पीरियड। एग्जॉशन के टाइम पीरियड में क्या होता है, हम मेंटली फिजिकली फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि सारी बॉडी की जो भी कैपेसिटी है उसने एग्जाम के सिचुएशन में डील करने में लगा दी, तो अब बॉडी जो है वो फुल्ली थकने लग जाती है। ओके, सो ये पूरा का पूरा मॉडल था जिसको अगेन क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। रिसर्चर्स का ये कहना था कि हर इंसान जो है वो अलग होते हैं, तो उनके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने का तरीका भी अलग होता है। सो दैट इज द मेन थिंग। हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंसीज अलग होती हैं, तो वो अलग तरीके से डील करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। जरूरी नहीं है कि यही मॉडल हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। सो दैट व्हाट रिसर्चर्स वे आर ट्राइंग टू से, एंड that's the criticism. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम की बात करें तो एक साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, आई होप यू रिमेंबर एवरीवन। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है ना, हम देखते हैं ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि इमर्ज हो रहा है न्यूली, जहाँ पे फोकस किया जाता है लिंक्स को फाइंड करने में बिटवीन माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, कि माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल्स को एक्चुअल में कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके माइंड को डील कर रहे होते हैं। मतलब क्या होता है ना, हम एफर्मेशंस तुम लोगों ने सुना होगा, जिसका एग्जांपल मैं मोस्टली देती हूँ अपने मोस्टली क्लासेस में, मिनी क्लासेस में। सो यहाँ पे क्या होता है ना, हम एफर्मेशंस अगर बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लाइक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स है हमारे, जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम गुड लुकिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन माय माइंड। सो मेरा माइंड जो है वो हेल्दी है, माइंड हेल्दी है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन, हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड हमारा ब्रेन जो है वो भी हेल्दी रहता है। हम फिजिकली फुल्ली एंड फाइनली परफेक्ट रहते हैं। साइको इम्यूनोलॉजी में हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि माइंड को, थॉट्स को हम सही रखें, सो दैट इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अब तुम लोग सोचोगे कि मैम जरूरत क्या है, कैसे ये तीनों कनेक्टेड है, कैसे हम माइंड को, हम थॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं विद इम्यून सिस्टम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। हम लोगों ने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन बॉडीज को, यानी कि वायरसेस को अटैक करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को एक्चुअली प्रोटेक्ट करने का काम हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। इन शॉर्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमारे कुछ चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर होता है टी सेल्स, एक होता है बी सेल्स और एक होता है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। अब टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स क्या करता है, इन्वेडर्स यानी कि वायरसेस को अटैक करता है। देन टी हेल्पर सेल्स इसी के अंदर आता है, जिससे क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल होती है। टी हेल्पर सेल्स की बात करें, हाँ, टी हेल्पर सेल्स की अगर फर्दर बात करें तो ये अटैक करता है HIV वायरसेस को, जिससे एड्स हो जाता है, राइट। एंड बी सेल्स जो है, इसका काम क्या होता है, बी सेल्स का काम होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंड नेचुरल किलर का काम क्या होता है, नेचुरल किलर का काम होता है फाइट करना विद द वायरसेस एंड ट्यूमर्स। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्ट्रेस से क्या होता है ना, नेचुरल किलर सेल्स जो है, साइटोटॉक्सिटी है, ये इफेक्ट हो जाती हैं। इन दोनों का काम क्या होता है ना, कि ये डिफेंड करती है बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड कैंसर। तो अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एंड हमारा जो इम्यून सिस्टम है एज अ होल, वो कमजोर होने लग जाता है। कमजोर होने के कारण जो हमारे साइटोटॉक्सिटी है, नेचुरल किलर सेल्स है, इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, हम प्रोन होते हैं टूवर्ड्स इन्फेक्शंस, टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। ओके, सो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। ये एक चार्ट भी है जहाँ पे बताया हुआ है, कोई स्ट्रेसर है, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन जिससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो इससे मैं क्या करूंगी, मैं रिएक्ट करूंगी, बॉडीली मेरे रिस्पॉन्सेज होंगे, जैसे मैं फिजिकली अराउज हो जाऊंगी, मेंटली एग्जॉस्ट होना चालू हो जाऊंगी मैं, राइट। तो इससे क्या होता है ना, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हम लोगों ने बायोलॉजिकली डिस्कस किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड ANS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, हमारी इम्यून सिस्टम अगेन कमजोर होने लग जाती है, एंड इम्यून सिस्टम को कमजोर होने के कारण हमारे जो आसपास के पैथोजेंस हैं, जो हमेशा रहते हैं, वी आर प्रोन, हम प्रोन हो जाते हैं, एंड वो जो पैथोजेंस है वो हम पे रिएक्ट करना, हम पे एक्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर हुआ, हमारे आसपास के जो भी वायरसेस हैं वो हम पे अटैक कर देते हैं, एंड फिर
इलनेस हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स होनी चालू हो जाती हैं एक्सेट्रा। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा ये कुछ था नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं, नथिंग मच, राइट। नेक्स्ट इज़ योर लाइफ़स्टाइल, कि भाई लाइफ़स्टाइल क्या है? लाइफ़स्टाइल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ़स्टाइल ही है जो डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत अनहेल्दी है, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, तो आई एम वेरी प्रोन कि मुझे स्ट्रेस हो या फिर मेरा इम्यून सिस्टम अगेन कमज़ोर हो जाए और फिर मुझे बीमारियाँ हो जाएँ, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो, राइट? सो अगर मेरी लाइफ़स्टाइल्स पहले से ही अच्छी रहेगी तो ये जो पैथोजेन्स है, जो इलनेस है, वायरस है, वो मुझ पे अटैक नहीं कर पाएँगे। तो मैं अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे ठीक कर सकती हूँ? लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बैलेंस डाइट, अपने डाइट पे ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, फैमिली सपोर्ट मेरी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर कि तुम प्रोन हो कि नहीं, स्ट्रेस तुम्हें होगा कि नहीं, इलनेस तुम्हें अफेक्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि वन मोर थिंग, फैक्चुअल चीज़ है कि भाई जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ढूँढते हैं, चॉकलेट्स ढूँढते हैं, जंक फूड ढूँढना चालू करते हैं। ये एक फैक्चुअल चीज़ है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा मेंटल स्टेट या हमारी लाइफ़स्टाइल हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही हो जाता है, या यूँ कहो कि वी आर मोर प्रोन टुवर्ड्स गेटिंग illness. That is the thing as a whole. So that is the reason why many people say कि तुम जैसा खाओगे वैसे ही तुम हो जाओगे, right? Next है हमारा coping with stress. जब हम coping की बात करते हैं ना, तो it is all about, ये याद रखना, it is a dynamic situation specific reaction to stress. यानी कि coping मतलब होता है कि हम situation specific किस तरीके से react कर रहे होते हैं। यानी कि कोपिंग मतलब हम कोप कैसे कर रहे हैं, हम डील कैसे कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। मतलब एग्जाम है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा के गिव अप कर देती हूँ, या फिर मैं बहुत शांति से सोचती हूँ एंड मैं डिसाइड करती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाऊँगी एंड जैसा होगा अपना बेस्ट दूँगी, राइट। सो कोपिंग मतलब हमारा डायनेमिक, मतलब सिचुएशन स्पेसिफिक में मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, दैट इज कोपिंग ऑल अबाउट। नेक्स्ट बात करिए, कोपिंग के अंदर हमारे डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, जैसे कि थ्योरी मतलब या यू को स्ट्रैटेजीज आई हैं। यहाँ पे एडलर एंड पार्कर ने बताया है कि हम किस तरीके से कोप करते हैं। 3 तरीके से कोप करते हैं। पहला होता है टास्क ओरिएंटेड, मतलब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एग्जाम है, जैसे मैंने बताया एग्जाम है कल, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी करूंगी। मतलब मैं समझने की कोशिश करूंगी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, टास्क ओरिएंटेड में मैं टास्क करूंगी, यानी कि मैं जानने की कोशिश करूंगी, सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगी एंड मैं कोशिश करूंगी अपना बेस्ट दूंगी टू डील विद दैट सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे थ्रू प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लान। इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी एक दूसरी टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम देखते हैं क्या कि हम इमोशनली अपने आप को काम करते हैं एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम होप्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं मेनली, ठीक है, कि सिचुएशन बेटर हो जाएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती हूँ, साथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जितना हो पाएगा उतना करूंगी, आई ट्राई माई बेस्ट, आई डोंट हैव टू think so much, I have to be calm, सब अच्छा होगा, right? So this is what I'm trying to emotionally avoid, और emotionally मैं अपने आप को होल्ड कर रही हूँ, राइट। अवॉइडेंस में क्या होता है, ये तीसरे टाइप का वे होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेनली कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं सिचुएशन को। मतलब कल मेरा एग्जाम मुझे पता चला आज, अब मैं क्या करूंगी, मैं अवॉइड करूंगी, मैं बोलूंगी हाँ ठीक है कल एग्जाम है, जैसा होगा जो होगा भगवान भरोसे, राइट, किस्मत भरोसे। सो दैट इज योर अवॉइड। तुम क्या कर रहे हो, सिचुएशन को फुल्ली अवॉइड कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। दैट इज योर अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। लेजारस एंड फोकमैन जिन्होंने भी बताया अगेन अबाउट कोपिंग, कि उनके हिसाब से कोपिंग जो है वो एक कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट होता है टू मास्टर, टू डील विद द स्ट्रेस एक्सेट्रा। मतलब हम किस तरीके से अपने मतलब माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं एंड डील करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, दैट इज ऑल अबाउट कोपिंग। इन्होंने 2 चीजें बताई हैं। पहला इन्होंने बताया है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड दूसरा होता है इमोशन फोकस्ड
कोपिंग। कोपिंग हम दो तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम फोकस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड प्रॉब्लम पे अटैक करते हैं। दूसरा होता है इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड होप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। दिस इज नथिंग बट इफ यू विल गो थ्रू इट, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो कि बहुत इजी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस जो है वो एक साइलेंट किलर होता है। अगर हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल ना करें तो हमें डिजीज हो सकती है, फिजिकल इलनेस हो सकती है, हाइपर टेंशन हो जाता है, हार्ट डिजीज मोस्टली कैसे होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, यूसिलस होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर भी कहीं ना कहीं लिंक होता है टू स्ट्रेस, राइट। सो स्ट्रेस को मैनेज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हम लोग देख रहे हैं आजकल तो स्कूल के बच्चों को भी स्ट्रेस होना चालू हो गया, राइट। तो हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, तो सबसे पहले होता है एक रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि हमें रिलैक्सेशन प्रोसीजर करना चाहिए। रिलैक्स करने का एक प्रॉपर वे होता है, अपने बॉडी को फुल्ली काम कर दो। इट इज एन एक्टिव स्किल जहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर बॉडी को काम कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फेशियल मसल्स को काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर होल बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। डीप ब्रीदिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है रिलैक्सेशन टेक्निक, यू कैन सी इन गूगल ऑल्सो रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे करते हैं, यू कैन डू इट। मेडिटेशन प्रोसीजर की बात करें तो मेडिटेशन मतलब एक योगिक मेथड होता है मेडिटेशन, जहाँ पे डिफरेंट आसनास होते हैं, राइट। एंड मेडिटेशन के अंदर काफी अलग अलग चीजें भी आती हैं। मेनली हम लोग मेडिटेशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं ऑन समथिंग, लाइक some people do focus on some specific thoughts, some people focus on their कि क्या हो रहा है अंदर, मतलब देयर बायोलॉजिकल स्टेट में फोकस कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो है वो नेम चैंटिंग कर रहे होते हैं, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंट मेडिटेशन की प्रोसीजर्स होता है, टेक्निक्स होते हैं इसके अंदर। बायो फीडबैक है एक। बायो फीडबैक में हम क्या कर रहे होते हैं, हम फीडबैक ले रहे होते हैं अपने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में एंड अपने बिहेवियर्स के बारे में फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। ये बायो फीडबैक जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इंडिविजुअल्स को टू कंडक्ट बायो फीडबैक। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग विजुअलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, इमेजिन कर रहे होते हैं, इमेजिनरी एंड इमेजिनेशन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। बाय क्लोजिंग आईज वी आर आस्क्ड टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड रिएक्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंट यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर करते हैं टू अनबर्डन आवर थॉट्स। कुछ ऐसे थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स जो हमें अंदर से परेशान कर रहे होते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू हम उन सभी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक जो है इसे दिया है मैकेनबॉर्न ने। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग इसके अंदर होता क्या है ना कि हमारे बिहेवियर्स खराब होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस खराब हो चुका होता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक में कॉग्निशन पे हम ध्यान देते हैं, मतलब जो थॉट्स है, इरिटेशन या यू को नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। बिहेवियर जो कि खराब हो चुका है, खराब बिहेवियर्स इंडिविजुअल ने लर्न कर लिया होता है, तो उस खराब बिहेवियर को नए बिहेवियर्स के थ्रू हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसे रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शन करने की का हौसला देते हैं, एक्सेट्रा। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में दो चीजें होती हैं, एक असेसमेंट कि हम इंडिविजुअल को जान रहे होते हैं, उसके प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं एंड उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिसके इट कैन बी थ्रू स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा। हम इन सभी चीजों से क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। हम अपने पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है रादर। इसमें बताया हुआ है कि बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर उनका तबीयत खराब हो जाता है, राइट। हम लोगों ने जनरली पढ़ के आए थे हम कि ऐसा होता है, पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग को हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है बट स्टिल उनको इलनेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज उनके अंदर तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या, मेनली उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी हार्डनेस वाली होती है। हार्डनेस मतलब कि जैसे वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट होता है उनके अंदर फॉर देयर गोल्स, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। दूसरा होता है उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है एंड तीसरा होता है वो बहुत ज्यादा सिचुएशन को चैलेंज की तरह लेते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखते हैं एंड उनको लगता है कि उस चैलेंज को डील करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में और अच्छे उनकी पर्सनैलिटी और ज्यादा इम्प्रूव होगी, राइट। वो नई नई चीजें सीखेंगे। सो दैट इज द वे, उनका जो सिचुएशन को देखने का नजरिया है
वो बहुत अलग होता है। सो दिस इज द स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी। अब तुम लोग के अंदर क्वेश्चन आएगा, मैम हमारी क्या ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट इसके लिए काफी मेहनत करना होगा, राइट? सो दैट इज द थिंग। मेहनत क्या करना होगा, तुम्हारे अंदर लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। मतलब लाइफ स्किल्स मतलब क्या, कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू अडॉप्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या क्रिएट योर एनवायरमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। अब लाइफ स्किल्स के अंदर आते हैं, एक होता है तुम्हारा असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब तुम्हें खुल के अपने बात रखना आना चाहिए, खुल के नो बोलना आना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें बोलना है, खुल के नो बोलना आना चाहिए इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तुम्हें क्लियर थिंकिंग होना चाहिए एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू कम्युनिकेट, टेल योर प्रॉब्लम्स टू अदर्स एक्सेट्रा। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो क्या होता है ना कि वो कुछ मान लो कोई सिचुएशन है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बोल ही नहीं पाते कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन दिस सिचुएशन, राइट? असर्टिवनेस मतलब कि बोलने की पावर होना, कम्युनिकेट करना विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। ओके। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर हम कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट डिपेंड्स कि हमारी लाइफ क्वालिटी कैसे होने वाली है, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया हुआ है कि तुम्हें प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इन व्हाट टाइमिंग, व्हाट यू हैव टू डू। सो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें तुम्हें बताई हुई हैं। तुम्हारे कोई प्रॉपर गोल्स होंगे, तो उन गोल्स के लिए तुम्हें प्लानिंग करनी होती है। जैसे इस हफ्ते तुम क्या करोगे, इस वीक तुम क्या करोगे, आज तुम क्या करोगे, तो प्रॉपर डेली प्लानिंग होनी चाहिए अबाउट these things, right? So this is comes under your time management. Rational thinking के अंदर क्या होती है कि हम rationally, हमारी thought process कैसी है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, right? So हमारी thinking जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा important role play करती है stress को डील करने में। तो अगर हम optimistic हैं, बहुत ज़्यादा positive सोचने वाले टाइप के पर्सन हैं, तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। लाइफ की हाँ, लाइफ बहुत अच्छी होगी, हम स्ट्रेस को अच्छे से डील कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग। रैशनल थिंकिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हम चीजों को कैसे देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखते हैं, तो हमारे लिए चैलेंज बन जाती है, राइट? एंड हम उससे डील कर पाते हैं। वेराज अगर हम हर सिचुएशन को नेगेटिव लेने लग जाए, तो फिर हम बहुत ज्यादा एंशियस, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हमें 3 चीजें करनी होती है। पहले हमें बोलना आना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो हमें सुनना आना चाहिए कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है। दूसरा एक्सप्रेस करना, हम दूसरा होता है कि बोलना कि मैं क्या फील करती हूँ, क्या सोचती हूँ। एंड तीसरा होता है एक्सप्रेस करना, राइट? हाउ यू फील, व्हाट यू थिंक को एक्सप्रेस करना। सो ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर रिलेशनशिप। सेल्फ केयर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफ स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इमोशनली, फिजिकली तुम अपना ध्यान रखते हो कि नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा रिलैक्सेशन कैसा है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे इन्वायरमेंट आसपास कैसी है, तुम सिचुएशन को कैसे परसीव करते हो। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर सेल्फ केयर। नेक्स्ट आता है अनहेल्पफुल हैबिट। जैसे बहुत से लोगों को तो होता है, परफेक्शनिज्म होते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट करना है। अवॉइडेंस, बहुत चीजों को वो अवॉइड करते हैं। एंड एक होते हैं प्रोकास्टिनेशन वाले पीपल, जो बोलते हैं कि मैं हर काम कल करूंगा, परसों करूंगा, नॉट टुडे, राइट? सो ये तीनों के तीनों अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, जो कि इंसान के लाइफ को डिटोरियोरेट कर देते हैं। जैसे परफेक्शनिज्म मतलब हर काम मुझे परफेक्ट चाहिए, इसके लिए मैं हर काम में बहुत ज्यादा डिले कर देती हूँ, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अवॉइडेंस मतलब कि मैं हर इंपॉर्टेंट चीज को अवॉइड करती हूँ, तो दैट इज अगेन वेरी वेरी हार्मफुल। प्रोकास्टिनेशन, जब मैं हर इंपॉर्टेंट चीज को प्रोकास्टिनेट कर देती हूँ कि भाई मैं कल करूंगी, परसों करूंगी, तो इससे क्या होता है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोग को रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर डील करना होता है, फियर ऑफ फेलियर से डील करना होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी ना, तो हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे एंड हम हमारी डेली फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी होगी, राइट? हेल्दी माइंड अगर रहेगा तो हेल्दी बॉडी भी रहेगी, एंड हेल्दी बॉडी रहेगी तो सब हेल्दी ही हेल्दी रहेगा, राइट? सो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स 3.3, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारा हेल्थ सही रहता है ना, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस से सही से डील कर पाएंगे। जैसे अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि अगर इंसान जो है वो अपने बहुत खराब फेज में होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो अगर वो अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक करने की पावर रखता है।
राइट. सो दैट इज द थिंग विच इज हियर इट इज ट्राइंग टू से, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो हम अगर फोकस करने लगे कि क्या चीजें मेरे पास हैं, मैं कैसी हूँ, मेरे जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, मैं जैसी भी हूँ, अगर मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भरोसा करती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ये तीनों पावर्स अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करें तो हम रेजिलियंट हो सकते हैं. रेजिलियंस इज नथिंग बट इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. एंड हम अपने ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, अपने कॉग्निशन पे ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, रिसोर्सफुलनेस पे ध्यान देते हैं. तो इन चीजों से क्या होता है ना, हम अपने इमोशंस पे, अपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सभी पे धीरे धीरे काम करते हैं. तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम कॉन्फिडेंट बनने लग जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ वर्थ आता है. एंड हम क्या कर सकते हैं, हम उस सिचुएशन में, प्रॉब्लम जैसे भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो हम बाउंस बैक कर सकते हैं, राइट. अगर मैं कोई सिचुएशन से, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट रैंडम सा, बोर्ड एग्जाम देने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, राइट. सो अब धीरे धीरे अगर मैं अपने हेल्थ पे काम करूँ, मैं अपना ध्यान रखूँ, सेल्फ केयर करूँ, राइट, प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, तो इससे क्या होगा ना, मैं बाउंस बैक कर सकती हूँ, मैं वापस फुल एनर्जी से फिर दोबारा आ सकती हूँ. एंड देन अगेन आई कैन वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट्स, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, जो छोटा सा एग्जाम्पल है जिसे तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी मैं, राइट. सो पॉजिटिव हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपने डाइट पे ध्यान देना होगा कि हम न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हैं कि नहीं, राइट. न्यूट्रिशन वाला फूड खाएंगे तभी हम अच्छे से अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर पाएंगे. एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज क्या करता है, हमारा मूड लिफ्ट करके रखता है. रेगुलर एक्सरसाइज करने से वेट मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. हम बाहर से तो अच्छे दिखते ही हैं, साथ में अंदर से हम क्या करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी वेज होते हैं ऑफ एक्सरसाइजिंग, जिससे हम डील कर पाते हैं. इनडायरेक्टली क्या होता है ना, हम स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सभी से दूर हो जाते हैं अगर हम कोई प्रोडक्टिव काम में एंगेज हो. तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग हो, हम चीजों को अच्छे तरीके से लें, राइट, परसीव करें. पॉजिटिव थिंकिंग इज अबाउट कि हम लाइफ के आउटकम्स को पॉजिटिवली ले रहे हैं. जैसे पॉजिटिव इंसान जो है वो खराब से खराब सिचुएशन में भी अपना यू नो क्या बोलते हैं, गिव अप जल्दी नहीं करता है, बिकॉज ही और शी इज डेडिकेटेड कि भाई कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर सच पीपल जो लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना होता है इन्हें. सोशल सपोर्ट की बात करें तो सोशल सपोर्ट के अंदर हमारे समाज में कितने सपोर्ट है, मतलब हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे इन्वायरमेंट. अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है परसीव्ड सपोर्ट, जिसमें हमारी आती है क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, जैसे, एंड दूसरा आता है हमारा सोशल सपोर्ट यानी कि क्वांटिटी. तो हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी बताती है कि हमारी क्वालिटी सपोर्ट या परसीव सपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द क्वांटिटी. मतलब मेरे हजारों फ्रेंड्स हैं एंड उन हजारों फ्रेंड्स को पता भी नहीं कि मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है, मेरी मेंटल स्टेट कैसी है, तो ऐसे फ्रेंड्स का क्या मतलब, नंबर के लिए बस है. क्वालिटी सपोर्ट इज व्हाट दैट मैटर्स. क्वालिटी सपोर्ट मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स ही हैं एंड उन एक दो फ्रेंड्स से मेरी अच्छे से बात होती है, मैं उनसे शेयर करती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स, वो मुझे हेल्प करते हैं विद माई प्रॉब्लम्स, मैं उन्हें हेल्प करती हूँ विद देयर प्रॉब्लम्स. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो क्वालिटी रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे जो सोशल सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर हमें प्रॉब्लम होता है, हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो दैट हेल्प्स अस समवेयर और द अदर, हमें रिलीफ मिलता है. एंड इसी के अंदर होता है एक टैंजिबल सपोर्ट. टैंजिबल सपोर्ट मतलब मटेरियल सपोर्ट. हमें अपने प्रॉब्लम्स में कभी कभार मनी की जरूरत पड़ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ जाती है. जैसे अगर चाइल्ड है, अ चाइल्ड गिव्स नोट्स टू हिज और हर फ्रेंड्स. जब वो बीमार पड़ गया था, राइट, एब्सेंट था, सिकनेस की वजह से उसने सिकनेस लीव लिया हुआ था मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे नोट्स प्रोवाइड किए. तो ये टैंजिबल सपोर्ट हुआ. दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. इंफॉर्मेशनल सपोर्ट मतलब कि मैं जैसे तुम्हें चैप्टर को समझा रही हूँ, तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर एग्जाम एंड अबाउट योर सिलेबस कंप्लीशन, राइट. नेक्स्ट होता है हमारा इमोशनल सपोर्ट विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. इमोशनल सपोर्ट कब हमें चाहिए होती है, जब हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, एंशियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तो उस टाइम पे हमारे जो इमोशनल सपोर्ट है, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं टू डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड कम आउट फ्रॉम इट, बाउंस बैक करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. So with this we have completed our whole chapter.
सो पता भी नहीं चला पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कब कंप्लीट कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। पहला होमवर्क जो मैंने दिया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा होमवर्क तुम्हारा ये रहेगा, जीएएस मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम लोगों ने जीएस मॉडल के बारे में क्या समझा। जो मैंने पढ़ाया था उसी को जितना तुम्हें समझ में आया जीएस मॉडल के बारे में वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, ठीक है। क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन 2 पॉइंट्स के थ्रू मैंने दिया था, देन एक मॉडल का एग्जाम्पल मैंने अपने पे लेकर बताया था। तो जीएस मॉडल का कोई एग्जाम्पल अगर तुम इनोवेटिव तरीके से लिख पाओ तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर डिस्कशन। अगर कोई डाउट है तो यू कैन रीच मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट करना है सो यू कैन फॉलो मी इन दी इंस्टाग्राम। तुम लोगों के लिए मैंने एक नया अकाउंट बनाया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। सो यू कैन फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग यू कैन आस्क मी देयर, ठीक है। सो टिल देन ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। बाय।